एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूं मैं दास्तान गोई में कहानी एक रात लेकर, जो कि लिखी है जैनेंद्र ने। शुरुआत करता हूं कहानी के इस अगले अंश की। लेकिन सुदर्शना, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। मैं शराबी हूं, ठीक है। मैं ऐबी हूं, ठीक है। मैं झूठा हूं, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। सुदर्शना, तुम ये जानती हो, मैंने कभी पतिव्रत के बारे में पूछा है? मैंने क्या कभी अपने को उसका हकदार समझा है? मैंने क्या अपने में उसकी लियाकत पैदा की है? कुछ चाहूँ इससे पहले मैं अपनी तरफ बिना देखे कैसे रहूँ? मुझे नहीं चाहिए कुछ सुदर्शना, बस तुम मुझे प्रेम दो। प्रेम ना दो तो मेरे प्रेम की स्वीकृति भर दो। तुम देखोगी मेरी शराब भीग भाग आती है, ऐप छूट जाते हैं, झूठ उड़ जाता है। सुदर्शना, मैं तुमसे कम बोला, तुमसे अलग अलग रहा, क्योंकि मेरा मुंह ना खुलता था, मुझे हिम्मत ना होती थी, क्योंकि मैं जानता था मैं खोटा हूँ। लेकिन तुम छूटने या छोड़ने की बात करोगी तो खोटा दिल भी थोड़ा बहुत तुम पर अपना दावा बताना चाहेगा। सुदर्शना, आज इस ग्रस्त आसमान के नीचे खड़ा होकर मैं कहता हूँ, तुम मेरे पतिपन का कोई दावा नहीं है, मेरे प्रेमिका ही जो समझो दावा है। और वो प्रेम किसी तरह की कैफियत तुमसे नहीं मांगता। मैं सभ्य हूँ, व्यसनी हूँ, दुराचारी हूँ। मैं माने लेता हूँ मैं हूँ, लेकिन तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम छोड़ना भी चाहो तो भी एक बार तुम्हारे हाथ जोर से पकड़कर मैं कहूँगा, मैं नहीं छोड़ सकता। सुदर्शना के आंसू एक एक कर टपकने लगे। पति की भी वाणी भर आ गई थी और चश्मे के नीचे उसकी भी आंखें सजल हुआ आई। सुदर्शना का, मेरे स्वामी, मुझे भरोसा है सब कुछ अच्छा ही होगा। आपके प्रेम को मैं स्पर्श नहीं कर सकती, ये मेरा ही दुर्भाग्य है। मैं उसे कैसे छूने का साहस करूँ जब तक कि मैं उसके प्रति दान में चूकती हूँ? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकूँगी। ओले तड़तड़ पड़े दरवाजे के शीशों पर, वे छर्रों से आकर लगे। स्वामी, तुमने मुझे कब टोका है? घुटनों पर बैठकर, मैं जानती हूँ तुम्हारा प्रेम वो है जो तुमसे अलग होती हूँ तब भी मुझे नहीं रोकेगा। मैं, सुदर्शना ने पकड़ने के लिए पति के पैरों की ओर आंखें बढ़ाया। पति की आंखें सूनी थी। पत्नी के हाथ की उंगली को स्पर्श करके उसके पैर को छुआ कि अतिशय विपन्न भाव से पति ने जोर से अपने पैर खींच लिए। वो तेज चाल से कमरे में चलने लगा। चलते चलते अंत में एक अलमारी में से बोतल खींची, गिलास लिया और मेज के सामने बैठ गिलास पर गिलास पीने लगा। सुदर्शना आंसू भरे नैनों से धीरे धीरे उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अंधेरी रात है, बूंदें पड़ रही हैं, बादल घुमड़ रहे हैं, सब सुनसान है। बिजली अपनी चमक से अंधेरों को और घना करके छिप जाती है और जरा सिर पर छतरी ठहराए कंबल ओढ़े लंबे डग बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। छतरी बेकाम हो चुकी है, फिर भी सिर पर है। कंबल पानी से भीग कर भारी हो रहा है और जयराज चला जा रहा है। बस्ती के भीतर एक चौराहे पर एक बिजली की कौंद ने उसे दिखाया। कोई स्त्री भागती हुई सड़क के किनारे खड़ी है, भीगती हुई। पास पहुंचकर जयराज ने कहा, कौन हो भाई? तब तक घुप अंधेरा हो गया था। उस अंधेरे में से ही सुदर्शना ने कहा, स्टेशन जाना चाहती हूँ। कौन सड़क जाती है? जयराज नहीं पूछ सका कि वो कौन है, क्यों इस समय स्टेशन जाना चाह रही है। उसने कहा, मैं स्टेशन ही जा रहा हूँ। इतना सुनते ही वह आगे बढ़ाई और जयराज के साथ हो ली। उस समय जयराज के मन में एकाएक उदय हुआ कि ओले पानी में, अंधेरे में, एकांत में, दुनिया को आराम में बंद और सोती छोड़कर उसका साथ पकड़ स्टेशन चलने वाली ये नारी सुलोचना अथवा सुनैना अथवा सुवदना नहीं है। वो तो कोई भारत राष्ट्र की विशेष ही है, जो किसी का प्रतिनिधि नहीं है, मात्र खुद है। और वो भी भारत राष्ट्र की सेवा में समर्पित अग्नय सेवकों में से एक नग्न सेवक नहीं है, जो जयराज ना होकर पेराज अथवा बलराज हो सकता था। नहीं, वो इस सहस्त्रों नर नारियों की बस्ती के बीचों बीच निर्जन चौराहे पर जिसोर से जगत बेखबर है और बंद है, इस भारत के झड़ते आसमान के नीचे और आप्लावित पृथ्वी के वक्ष पर वो देश और राष्ट्र सेवा और साधना इन सब से ऊंचा होकर विश्वात्मा के समक्ष इस अकेली नारी के बराबर अत्यंत एक और अकेला, ठेठ और वास्तव जयराज होकर चल रहा है। वो सब ओर से मुक्त है, स्वयं है, इस अंधेरे के गर्भ में, सब शंकाओं के बीच में सारवान, सब व्यर्थताओं के बीच में अव्यर्थ। और सुदर्शना, जयराज को जान लेने में उसने कब पल भर भी खोया है? जयराज ने कहा, इधर छतरी के नीचे आ जाओ, बहुत पानी है। सुदर्शना पास आकर सटी सटी चलने लगी। कौन हो? क्या हो? क्यों ऐसी हालत में हो? ये पश्चिमी कहने के लिए ऐसे समय एक दूसरे के बीच में हो सकते हैं। ये बात उन दोनों के मन किसी ओर से उठकर आई ही नहीं। मंडल लाकर विश्व के बीच में अंधेरे में ढके अस्पष्ट राह पर एक छतरी के नीचे ही वे दोनों बराबर बराबर जा रहे हैं।
वे ही दो हैं, वे ही दोनों आपस में एक के लिए दूसरे हैं, चारों ओर का और सब साथ उनसे छूटा है, तीसरा कहीं भी कोई और नहीं है, इतना वे जानते हैं। यही उनके लिए बहुत है, यही उनके लिए बस है, या उन्हें और क्या इष्ट शेष है। चलते चलते जयराज ने कहा, ओह तुम तो सारी भीग रही हो, ले कंबल ले लो। भीतर कमर से लिपटा हुआ कंबल खोलकर जयराज ने उसे उड़ा दिया। उस कंबल को ओढ़कर वो चुपचाप फिर साथ चलने लगी। पानी थोड़ी देर में खूब पड़ गया था, जगह जगह उसकी सतहें बिछी थी, सड़क पर छोटी छोटी तलैया बन रही थी। वो बिजली के प्रकाश में थोड़ा हंस लेती और फिर अंधेरा उन्हें गस लेता। सुदर्शना का पैर छप से एक तलैया में पड़ा, पानी उछलकर जयराज की टांगों पर लगा और सुदर्शना ने एक धीमी आय की। क्या हुआ? जयराज ने पूछा और वो रुक गया। सुदर्शना चुप, पैर निकालकर जरा लंगड़ाती हुई फिर आगे बढ़ चली। मूंछ आ गई। सुदर्शना चुप आगे बढ़ती ही चलती रही। जयराज भी दोनों के सिरों पर छतरी संभाले रखे चला जा रहा था। रुक कर एकाएक उसने कहा, पैरों में जूते भी नहीं हैं। उसने अकस्मात बिजली के प्रकाश में देखा था कि पैरों की उंगलियां बारीक बारीक और लंबी हैं और वो नंगी हैं। पैर नन्हे गोरे गोरे हैं और चले नहीं हैं। ये भी अनायास उसे दिख गया। सुदर्शना चुपचाप चलती ही गई और देखा गया कि एकाएक जयराज की चाल में भी तेजी आ गई। उसने मानो पुरुष पर जाकर कहा, जल्दी चलो, मुझे रेल से जाना है। सुदर्शना तेज तेज चलने लगी। उसका वो पैर लंगड़ा ही रहा था, किंतु उस ओर से हठात मुंह मोड़ कर जयराज तेज ही चलता रहा। कुछ देर में चाल में एकाएक मध्यम होकर उसने कहा, ओह तुम्हें मोह चाहिए, मुझे माफ़ करना। उसके बाद काफ़ी दूर तक वे लोग निशब्द बंद एक छतरी के नीचे सटे ही सटे चलते रहे। वर्षा धीमी होती दिखती थी, बादल फट रहे थे। जहाँ जहाँ वायु के स्पर्श से राह से पेड़ों के पत्ते पर से कुछ टप टप बूंदें टपकती थीं। जुगनू मुँह चमकाने लगा था। रात सन्नाटे भर रही थी और अंधेरे में कम से आई रह गई थी और वो दोनों एक दूसरे की सांस सुनते मौन और मानो परस्पर अनपेक्ष चले जा रहे थे। और स्टेशन के पास के एक सिग्नल की लाल लाल आंखें दिखाई। कहीं हरा हरा भी कुछ दिखता था, मानो नींद के अंधेरे के पट पे टंगे रंगीन सपने हों। कहाँ जाओगी? चुप, मेरी गाड़ी 11:30 बजे चली जाती है। चुप। ओह जड़ा लग रहा है। वो स्टेशन आ गया। आज बहुत जाड़ा है, कंबल ठीक लपेट लो। सुदर्शना के कंबल को हाथ लगाकर, ओ ये भी खूब तर हो गया। खैर स्टेशन पर देखें आग वाग कुछ मिलती है क्या? कंबल भारी है, देखो यूँ नहीं इस तरह ओढ़ो। उसे कंबल ठीक उड़ा दिया। सुदर्शना सब ओर से छूटी। समूचे अंधेरे सन्नाटे भरे शून्य के बीच में से निरुद्देश्य अनजानी राह पर जिसके साथ चली जा रही है, उसी के प्रति वो अपने में शंका कहाँ से लाए। वो चली ही जा रही है, शब्दहीन, संदेहहीन, निर्वाज और सम्यज्ञ भाव से, जिसे करने का ना तो प्रश्न की आवश्यकता है न उत्तर की अपेक्षा है। जिसमें जिज्ञासा का अवकाश नहीं है, भवितव्यता के संबंध में किसी प्रकार की आशंका के लिए गुंजाइश नहीं है। संपूर्ण संदिग्ध, निरकांक्ष और निशंक। और वो चली ही जा रही है, नहीं जानती क्यों, नहीं जानती, और जानने की इच्छा भी हो, इतना भर भी अभाव, इतना भी रिक्त उसमें नहीं है। स्टेशन के पास पहुँचते उसने कहा, आपकी गाड़ी 11:30 बजे चली जाती है। बारिश रुक गई थी और हवा भी थमी थी। तीसरे दर्जे के मुसाफिर खाने में एक दो व्यक्ति गठरी हुए पड़े थे। दफ्तर में बाबू काउंटर पर माथा टेके ऊँग रहा था। दफ्तर के बाहर एक बेंच पर पड़ी थी। भीतर तार की डमी गट गरगर कर रही थी। बाबू का सिर हथेली पर टेका था और मुंह से लार निकल रही थी। वो कंबल में लिपटा था। जरा सुदर्शना को बेंच पर बैठाकर छोड़कर दफ्तर में आया। उसने कहा, बाबूजी। बाबू सपना ले रहा था और उसने चौंक कर आंखें खोली। मुंह की लार पहुंची। तभी उसने पिछले स्टेशन से रेल के छूटने की घंटी सुनी और तभी सुना एक आदमी कह रहा है, बाबूजी। उसने कहा, क्या है? जराज ने कहा, एक कंबल की ज़रूरत है, आप दे सकेंगे? बाबू ने अंगड़ाई ली, घड़ी की ओर देखा, कंबल को उतार कर अलग रखा और कहा, नहीं है, बाहर निकलो। जराज ने कहा, सर्दी ज़्यादा है, अभी बारिश हो चुकी है, कंबल आपको लौटा दिया जाएगा। नींद जड़ी मुद्रा में बाबू ने कहा, नहीं है, दफ्तर से बाहर जाओ। जराज ने आगे बढ़कर कंबल उठा लिया और कहा, कंबल तो ये है। तो आपका नहीं है, ये यहीं पहुंच जाएगा, कहकर कंबल लेकर जरा चुपचाप बाहर निकल गया। सुदर्शना बेंच पर बैठी सामने सब देख रही थी। रेलें बिछी थी और आपस में कटती कटती जहाँ तहाँ चली जा रही थी।
उन पर पानी की चमक ठहरी थी और स्टेशन के धुंधले प्रकाश में वो कभी चांदी की किरणें बिछी सी लगती थी। और सुदर्शना कंबल ओढ़े थी, भीतर के वस्त्र उसके भीगे थे, उससे सर्दी लग रही थी और रह रहकर वो कांपती थी। ओढ़े हुए कंबल में से भी पानी गिर रहा था, वो बदन को ठंडा ठंडा लगता था। जयराज ने कहा, कंबल भीगा है, उतार डालूं, लाओ मैं फैला दूं। उसने कंबल को हाथ लगाया और सुदर्शना ने उसे झट उतार कर अलग कर दिया। जयराज बेंच के पीछे उसे सुखा दिया और नया कंबल सुदर्शना के हाथ में देते हुए कहा, लो इसे ओढ़ लो, कुर्ता गीला है, लाओ मुझे दो, निचोड़ कर सुखा दूं। सुदर्शना ने सुना, कंबल हाथ में लिया और बराबर बेंच पर रख दिया। ओढ़ा नहीं। जयराज ने एक एक कर अपने सब कपड़े उतार दिए, वो सिर्फ धोती के ऊपर बनियान पहने हुए था। सुदर्शना ने कंबल बराबर में रख दिया और ये नहीं कहा कि कंबल ये रखा है तुम ओढ़ लो, और लटके हुए पैर बेंच पर लेकर गीली धोती के पल्ले को तान दोनों हाथों के बीच अपना सिर ली, वो ऐसे बैठ गई मानो अब कुछ देखना नहीं चाहती, करना नहीं है। जयराज व्यस्त होकर उसके पास बेंच पर आ बैठा और कंबल ओढ़कर उसे उड़ाने लगा। कहानी का अगला भाग लेकर आता हूँ कल आप लोगों के पास।